नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश अभी और कितना खतरा, डेंजर, रिस्क इस बाजार में कायम है। दरअसल आप देखिए, पिछले हफ्ते की शुरुआत में ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते के मिड तक आप 9,000 के ऊपर की बात कर रहे थे, लेकिन सडनली आप 9,000 से अब 300 अंक पीछे हैं। बात 300 अंक पीछे होने की नहीं है, बात है जिस तरीके से हम इसके पीछे आए हैं और जो कारण है इसके, वो क्या एग्जैक्टली ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से रिस्क बढ़ गया है। इसी बातचीत करेंगे अगले आधे घंटे में। हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ अजय बंगा होंगे, निवेश सलाहकार, साथ ही साथ हमारे साथ मिस्टर ए बालासुब्रमण्यम, CEO बिरला सन लाइफ एएमसी के, और साथ ही साथ अविनाश कुरक्षाकर हमारे साथ होंगे बात करने के लिए। पहले अविनाश हमारे साथ हैं। अविनाश, आई थिंक आप देखिए ना, लास्ट वीक कितने स्ट्रॉन्ग नोट पर शुरू हुआ था। लिक्विडिटी मार्केट को डिसाइसिवली चेस कर रही थी, चाहे वो कैश मार्केट हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो, चाहे आप ये देखिए, और एक सेकुलर मूव आने लगा था। अब DIs की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आता था, बट सडनली क्रूड और साथ ही साथ फेड की तरफ से कुछ ऐसे संकेत कि सितंबर में रेट हाइक हो सकते हैं, और उसके बाद मार्केट्स का रिएक्शन, वॉल स्ट्रीट का रिएक्शन, इंडिया का रिएक्शन, इंडियन मार्केट्स का रिएक्शन। आपको लगता है वाकई अविनाश, यहाँ से 8700 पे इंडेक्सेस जो खड़े हैं वो काफ़ी रिस्की लेवल पे खड़े हैं? वीरेंद्र, पहली बात तो मैं समझता हूं कि ये जो पूरी मार्केट्स में रैली हमने देखी थी वो ज़्यादातर लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी, और ग्लोबल मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये रैली ड्राइव हो चुकी थी। तो जब तक चल रहा था तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स लिक्विडिटी के दम पे बढ़ रहे थे, लेकिन अगर हम आगे की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो रेट हाइक की बातें हो रही है, मेरे ख्याल से पॉसिबली थोड़ी सी कॉमेंट्री हॉकिश हो सकती है, लेकिन इस बार रेट हाइक होना शायद थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होगा, क्योंकि मैक्रो नंबर्स अभी ठीक ठाक नहीं है। और हो सके अगर हॉकिश कमेंट्री भी आती है, अगर वो कहती है कि दिसंबर में रेट हाइक आता भी है, तो ये काफ़ी लोगों को पहले से भी पता था। मेरे ख्याल से यही एक चिंता है कि कितनी लिक्विडिटी इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में बाहर जाएगी, इसका इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स पे कितना आएगा। मेरे ख्याल से आई थिंक लेवल्स की अगर हम बात करें तो 8600 या 8550 का भी लेवल पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से तेजी से मार्केट बढ़ा था उस तेजी से मार्केट्स गिरेगा तो भी उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, क्वालिटी शेयर्स में मुझे अभी भी लग रहा है कि निवेशक के लिए मौके मिलेंगे, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये एंड ऑफ द रोड है। क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट तो नहीं है अभी, बट क्लियरली मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से आने वाले 4-5 दिनों में, जब तक 21 तारीख को फेड की मीटिंग खत्म नहीं होती, तब तक मेरे ख्याल से वोलेटिलिटी रहेगी, और उसके बाद एक फ्रेश रिव्यू लिया जा सकता है। ओके, इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप देखें, बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास फंड है तो आप वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। हमारे साथ अजय बग्गा भी हैं इस वक्त बात करने के लिए। सर, एग्जैक्टली आपको क्या लगता है, बाजार में जो अचानक इतनी तेज गिरावट आई, सारे फंड एक तरफ अगर आप देखें धरे रह गए, किसी ने अगर आप देखें बीते 2 सेशन में बाजार को सपोर्ट नहीं दिया, एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या था? और आपको लगता है कि अभी ये जो लिक्विडेशन हमने 2 सेशन से देखा है, ये थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकता है, और यू कैन सी लेवल्स ऑफ 8500 एज वेल ऑन द डाउन साइड? हाँ, देखिए, ये जो अमेरिकी बाजार में एक मंदी आई फ्राइडे शाम को, उनके बयान, एक फेड बॉस्टन के जो हेड हैं, उनका बयान आया कि सितंबर में शायद रेट हाइक कर पाएँ अमेरिकी फेड। तो उसके चलते ये रिस्क एसेट्स दुनिया भर में बिकने लग गए। हमने देखा बॉन्ड्स में भी आई काफ़ी गिरावट, स्टॉक्स में आई और कमोडिटीज़ में आई, और डॉलर तेज़ी से बढ़ा। तो ये जो रिस्क ऑन सेंटिमेंट है, ये भारतीय मार्केट्स में भी आ गया। और आज मंगलवार तो छुट्टी है भारत में, तो बट ओवरऑल जो मार्केट्स का माहौल है वो थोड़ा रिस्क ऑफ चल रहा है। इसके एस्टिमेट पे कि शायद फेड रेट हाइक करे सितंबर में या फिर दिसंबर में, और उसका इम्पैक्ट रहेगा लिक्विडिटी पे। तो लिक्विडिटी शायद विड्रॉ हो सकती है स्टॉक मार्केट से। इसके फियर से, इसके डर से मार्केट में हम देख रहे हैं कि बिकवाली का दौर शुरू हो गया। अजय जी, आप ये भी देखिए कि इस कार्यक्रम को करने का मकसद यही है कि एग्जैक्टली जो लॉन्ग लेके बैठा है उसको अगर अभी भी डिसेंट एग्जिट मिल रहा है, वो एग्जिट के बारे में सोचे क्या, या फिर वो जो लिक्विडिटी लेके बैठा है वो एग्जैक्टली ये सोचे, या फिर ये एटलीस्ट मान के चले कि यहाँ से भी अच्छा डाउन साइड है तो मैं एक अच्छे स्टॉक को अच्छा और लेवल्स पे ले सकता हूँ। क्या रिस्क इस बाजार में काफ़ी बढ़ गया है? और फेड के बयान का मतलब ये माना जाए कि जो 22 सितंबर को रेट बढ़ोतरी के बारे में जो उन्होंने एक दिशा दी थी, संकेत दिया था, वो नज़र आ रही है आपको पॉसिबिलिटी सितंबर लास्ट की? वही प्रॉब्लम यही है कि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है। यूएस में देखें तो 2014 के बाद ये पिछले 2 सालों में अर्निंग्स डी ग्रोथ आई है। साल दर साल उनकी अर्निंग्स कम रही हैं। भारतीय मार्केट्स में भी बहुत वीक अर्निंग्स ग्रोथ है, बट इसके चलते भी जो स्टॉक उठे हैं
वो लिक्विडिटी के चलते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी कैसी है, 200 बिलियन डॉलर के नोट छापे जा रहे हैं सेंट्रल बैंक्स के द्वारा हर महीने 200 बिलियन डॉलर्स के नोट छाप के वो इनको इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में लिक्विडिटी के तौर पे, और उसमें से कुछ लिक्विडिटी आपके इमर्जिंग मार्केट्स या भारत के अंदर आ रही है, जिसके चलते स्टॉक मार्केट्स बढ़ रहे हैं। वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड हैं, इतने यूफोरिक भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि पूरा बुल मार्केट का फ्रेंसी है, बट चीप भी नहीं है, कम कीमत वाले भी नहीं है वैल्यूएशंस। तो ये लिक्विडिटी अगर सकआउट होती है मार्केट से, अगर कुछ ऐसा माहौल बदलता है, अब ये रेट अगर बढ़ाएंगे तो ये आशंका है कि लिक्विडिटी भारतीय मार्केट से विपरीत हो जाएगी, वापस जाने लग जाएगी, और वो अगर जाती है तो ऐसा कोई खरीदार नहीं खड़ा है सामने जो कि एब्जॉर्ब कर पाए इस बिकवाली को। इसी डर के कारण मार्केट नीचे जा रहे हैं। तो एक बयान का इतना इम्पैक्ट होना, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, इतना नहीं होना चाहिए था, बट ये इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट्स बहुत एक तलवार की धार पर खड़े हैं, लिक्विडिटी के जोर पे खड़े हैं, और इनके पास दूसरा स्तंभ जो रहता है अर्निंग्स का, वो मौजूद नहीं है। अर्निंग्स में रिकवरी नहीं है, ग्रोथ स्लो है, उसके चलते भी मार्केट बढ़े हैं क्योंकि लिक्विडिटी डालते जा रहे थे सेंट्रल बैंक्स। अगर वो लिक्विडिटी थोड़ी सी रिवर्स होती है तो मार्केट आ सकते हैं प्रॉब्लम में। यही एक इशू रहा जिसके चलते हमने मार्केट्स में करेक्शन देखी। ओके, एग्जैक्टली। अविनाश, आपकी राय क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि सबसे रिस्की बेट क्या है इस बाजार में? देखिए, इस सवाल का जवाब देंगे ना तो एग्जैक्टली एक जो आदमी कैश बैठा है उसके लिए एक आंसर उसके लिए भी होगा कि हाँ यार, ये रिस्की है, लेकिन ये चला था, ये गिरने के लिए सबसे, अगर आप देखें, ज़्यादा बड़ा टारगेट यही है। आई मीन जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ बैंक, आप देखिए 2 दिन में एफआईएस ने बैंक खाली किए, सीमेंट खाली किए। नो डाउट टेक्निकली अभी भी साउंड है, नो डाउट अगर आप देखें अर्निंग सीमेंट की काफ़ी अच्छी खासी थी। सबसे ज़्यादा रिस्की क्या है? जहाँ पर रिस्क बढ़ चुका है और जिस पे डाउन साइड सिवियर पॉसिबल है, लेकिन एज ए इन्वेस्टर उस डाउन साइड के लिए मुझे रेडी रहना चाहिए, वो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो एंटर करने के लिए। ना, आई थिंक वीरेंद्र, जो सबसे बड़ा सेक्टर इम्पैक्ट हो सकता है और जहाँ पे रिस्क अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, हमको लग रहा है पीएसयू बैंक्स में है। पीएसयू बैंक्स की अगर हम Q1 के नतीजे देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ बिल्कुल मिसिंग है, एसेट क्वालिटी अभी भी बहुत ही ख़राब है, और ऐसा सिचुएशन शायद और 2 क्वार्टर के लिए रहेगा। आईआईपी के नंबर्स भी जो कल आए वो काफ़ी ख़राब थे। तो हमको लग रहा है कि क्लियरली पीएसयू बैंक्स में बहुत गिरावट की जगह हो सकती है, और होपफुली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी तो शुरुआत हुई है, अगर ये रेट हाइक का डिसीजन आता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी बुल लिक्विडेशन हो सकता है। मेरे ख्याल से एफआईआईज ने क्लियरली डोमेस्टिक फंड्स ने और जो एचएनआई इन्वेस्टर्स है जो मेरे ख्याल से जो इस रैली को बेनिफिट कर चुके हैं, मेरे ख्याल से लिक्विडिटी निकल जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये इंडेक्स हैवी स्टॉक्स भी है, तो पीएसयू बैंक्स विल बी वन स्पेस, और दूसरा स्पेस रियलिटी सेक्टर रहेगा। रियलिटी सेक्टर में हमने देखा है कि काफी स्टॉक जैसे एसडीआईएल, डीएलएफ, टिपिकली जो छोटे मिड कैप स्टॉक्स है वहां पे भी गिरावट का दौर शुरू हुआ है, तो ये भी मेरे ख्याल से एक रिस्की एरिया है। एक और चीज, थोड़ा सा मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूंगा। प्लीज जरा कुछ एफएनओ के स्ट्रेटजी दिखाएंगे। आप पिछले 3 दिन को देखिए, यानी पिछले गुरुवार को, फिर शुक्रवार को और फिर इस सोमवार को एफआईआईज ने ऑलमोस्ट, आप देखिए इंडेक्स में कल के सेशन में भी यानी सोमवार को भी लगभग 600 करोड़ रुपए की अनवाइंडिंग करी, कैश बेचा, उनकी तरफ से इंडेक्स भी बेचा गया। डीआईएस तो पहले से ही बेच रहे थे, हालांकि उनकी बिकवाली का क्वांटम काफ़ी कम रहा। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा बस कि एफआईआईज ने 5500 करोड़ रुपए का लगभग इंडेक्स ऑप्शन खरीदा, जो कि ये इंडिकेशन था कि मैं वायदा कारोबार में आपको बताऊँ, सोमवार को क्या हुआ, आपकी पीसीआर पुट कॉल रेशो रिट्रेस हुई, नीचे आई 1.10 के स्तर पे, और इस वक्त 8700 की पुट और 9000 की कॉल सबसे ज़्यादा ओआई लेके खड़ी हुई है। 57 लाख वहाँ पे, 57 लाख यहाँ पर, और हमने कल ही 5700 का लो लगाया है। तो माइट भी इस सीरीज़ के लिए ट्रेडर ये सोच के चल रहा है कि जो कल का यानी सोमवार का लो था वो एक पैनिक बॉटम बन चुका है और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा 9000। अगर मैं यही तथ्य लेके चलूँ अविनाश कि 8700 काम कर जाएगा, इसके नीचे हम नहीं स्लिप करेंगे। अगर मुझे बाइंग करनी हो और कुछ स्टॉक्स चुनने हो, आप किस पे बैट करेंगे जो यहाँ से आपको रिस्की नहीं लगते, जो इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी आपको लग रहा है कि हाँ कमाल कर सकते हैं, इनमें पैसा बन सकता है?
नहीं, मेरे ख्याल से रिस्क तो डेफिनेटली हर सेक्टर में मौजूद है, लेकिन जो सबसे लेस रिस्की सेक्टर शायद फार्मा सेक्टर में होगा। मुझे लग रहा है कि फार्मा सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी बुरी तरह से पिट चुका है। तो यहाँ पे फ्रंट लाइन में मैं समझता हूँ सन फार्मा में शायद थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट डिफेंसिव में कोशिश करेगा। दूसरा सेक्टर आईटी रहेगा, क्योंकि आईटी में हमने देखा है रुपया वीक होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक डिफेंसिव एरिया होगा जहाँ पे ट्रेडर्स यहाँ पे छुपने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने जो इंडेक्स का व्यू बोला, मुझे लग रहा है 9000 का लेवल एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और मार्केट्स में अब कम से कम आने वाले 1-2 महीनों के लिए मार्केट्स शायद इस लेवल को क्रॉस करने में दिक्कत रहेगी। तो 8700 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सेल ऑफ हम देख सकते हैं। वाकई एज पर द एफएनओ इंडिकेटर्स 5700 को रियली आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि इसी की पुट में सबसे ज़्यादा वही खड़ा है। और जो 9000 की कॉल के स्टैटिस्टिक्स है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको इस सीरीज में पार करना बहुत मुश्किल है। तो ट्रेडर्स के लिए एक रेंज बाउंड गेम अगर जो बनता है वो इस सीरीज के लिए 87 और 9000 का बनता है। लेकिन एक सेकंड थॉट ये रखते हैं कि चलिए 8700 टूट भी जाए, 8500 जैसे कि अभी कुछ देर पहले विनाश कह रहे थे वो भी आ जाए, या फिर उससे नीचे का लेवल भी आ जाए 22 तारीख के बीच में और आज के बीच में, तो हमें बाइंग कहाँ करनी चाहिए? अजय जी, आपसे यही पूछना चाहता हूँ एज ए इन्वेस्टर, आई मीन लास्ट वीक जो कि शायद अपने आप को बैकफुट पे रखे हुआ था कि नहीं यार मार्केट बहुत चल चुका है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं है, उसको सडनली अगर आप देखें वो स्टॉक 5% नीचे, 7% नीचे, 8% नीचे, 10% नीचे मिल रहा है। किन पर नजर रखनी चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए? सबसे पहले तो हम कहेंगे 22 तारीख तक वेट करने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है ये जैसे ब्रिटेन का 24 जून को इतनी तेज़ी से मार्केट गिरे और फिर 2-3 हफ्ते में मार्केट पूरी तरह रिकवर हो चुके थे, तो हो सकता है कि ये एक और ऐसा रहे इशू जैसे कि ग्रीस का इशू आया था या ब्रिटेन का इशू आया था और मार्केट रिकवर कर गए थे। तो ओवरऑल 22 तारीख तक वेट करने में कोई हानि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट्स दौड़ जाएंगे, मार्केट्स के ऊपर काफ़ी दबाव है अभी, और यहाँ से नीचे गए तो मार्केट 5 से 7% नीचे जा सकते हैं। बट अगर आपका लंबी अवधि है और डोमेस्टिक जो थीम्स हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम्स हो गए, जैसे मीडिया हो गया, ऑटोमोबाइल हो गए, 2 व्हीलर हो गया, ऑटो एंसिलरी हो गया, फिर एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां, सीमेंट कंपनियां, जो भी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे लागू है, उस तरह के सेक्टर्स अगर आप चुनें तो वो बेहतर रहेगा बनिस्बत इसके साइक्लिकल सेक्टर्स जहाँ पे के ग्लोबल आंच आ सकती है और ग्लोबल इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अविनाश, एक और चीज़ आप देखिए, अब जब आईपी के जो नंबर आए वो इतने वीक हैं, और ठीक है हम बात कर रहे हैं एक बात कि यूएस में रेट हाइक होगा तो यहाँ से लिक्विडिटी ड्राई हो सकती है, लेकिन हमारे लिए आप स्थिति कैसे समझते हैं अब इन आईपी के आंकड़ों के साथ, इन महंगाई दर के आंकड़ों के साथ, नए आरबीआई गवर्नर के साथ, अब रेट कटौती की जो पॉसिबिलिटी है इंडिया में, भारत में, आई मीन रेट कट्स की, वो कितनी सीवियर है और ये कितने बड़े ट्रिगर के तौर पे काम करेगी? क्या ये वो ट्रिगर होगा जो हमें 9000 के ऊपर ले जाएगा? आई थिंक जिस प्रकार का नंबर वीरेंद्र आईआईपी का आ गया है -2%, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स अभी उम्मीद लगाएगा कि रेट कट की उम्मीद शायद ज़्यादा बढ़ती है। ऑफकोर्स फेड का जो डिसीजन होगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन आई थिंक क्लियरली मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पे कल के आईआईपी नंबर्स काफ़ी बड़े डिसअपॉइंटमेंट है, और कैपिटल गुड सेक्टर के लिए तो बहुत ही ख़राब है। तो मेरे ख्याल से ये बात तो कोई डाउट नहीं है कि रेट कट का गुंजाइश इंडस्ट्री और करेगी, और इसके लिए एक अच्छा माहौल भी बन गया है। हालांकि सीपीआई के लेवल पे डेफिनेटली थोड़ा सा रिलीफ आ गया है, बट आईआईपी के नंबर्स डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है, और जुलाई के बाद ये नंबर्स आना अगस्त में, ये तो गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि अगर इनको ग्रोथ आगे बढ़ानी है तो इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं रेट कट की उम्मीद तो लगानी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से ये पहला जो आरबीआई का मीट होगा, यहाँ पे जो कमेंट्री गवर्नर साहब की आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से फेड की जो भी डिसीजन है दिसंबर का, उसके बाद ये डिसीजन कट आता है या उसके बाद आता है, कितना क्वांटम होगा वो मेरे ख्याल से मार्केट्स काफ़ी उम्मीद लेके बैठेगा, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट कट से कोई ज़्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट आ नहीं जाएगा। अजय जी, आप भी अगर आप देखें आईपी के आंकड़ों को, इन्फ्लेशन के आंकड़ों को बहुत बारीकी से आंकते हैं, और आई थिंक इसके मीडियम टर्म और लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट की बात करते हैं। आईपी के आंकड़े जिस प्रकार के कल रहे, और एग्जैक्टली आई थिंक पहली चीज़ तो ये है कि आपको ऐसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन थी क्या? आपकी एक्सपेक्टेशन से आंकड़ा कितना नीचे है, और एग्जैक्टली इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में किस हालात का बयां करते हैं, कैसे हालात बयां कर रहे हैं आंकड़े? देखिए, जो हम कहते हैं इकोनॉमी स्ट्रांग है वो रिलेटिवली बोलते हैं, क्योंकि विश्व भर में 2-2.5% की ग्रोथ है,
जापान जैसी कंट्रियों में नेगेटिव ग्रोथ है, उसमें हम 7% पे अच्छा कर रहे हैं। इतना ही बात है। बट ऐसा नहीं है कि जो हम पोटेंशियली बना सकते हैं वो हम बना रहे हैं। आरबीआई का भी आंकड़ा है कि इंडस्ट्रियल कैपेसिटी लगभग 74% पे चल रही है। तो 3/4 कैपेसिटी पे आप चला रहे हैं अपना इंडस्ट्री, 1/4 आपका व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट जा रहा है। तो ओवरऑल इकोनॉमी कोई इतनी सुदृढ़ भी नहीं है, बट पूरी दुनिया के मुकाबले अच्छी है, इतनी ही बात है। अब आईआईपी नंबर बहुत अनरिलायबल रहते हैं, वो एक महीने में कुछ काउंट हो जाता है, अगले महीने नहीं काउंट होता है, तो ये ऊपर नीचे रहते हैं। मार्केट ने इसको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। तो हम वेट करते हैं उल्टा तिमाही में जो भारत सरकार का जीडीपी नंबर आता है वो ज़्यादा पारदर्शी रहता है बनिस्पत इसके ये जो आईआईपी मंथली जो निकल रहा है वो इतना रिलायबल एक मेट्रिक नहीं है। तो उस पर आप ज़्यादा फोकस ना करें। अभी कल मंडे को ये नंबर आया, आज ट्यूसडे मार्केट बंद है। अब देखते हैं वेडनेसडे सुबह क्या इम्पैक्ट आता है, बट आईआईपी का ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट्स पे नहीं होगा। ये ज़रूर है कि 1.5% ग्रोथ की हमें उम्मीद थी, -2.4% आया तो डिसअपॉइंट हुआ है। बट उसके अंदर आप देखें कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स और ये मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों काफ़ी नेगेटिव नंबर आए हैं। अब ये मिस रिपोर्टिंग हुई है, अंडर रिपोर्टिंग हुई है कि पिछले महीने का अगले महीने चला गया है, ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो हम ये नंबर मंथली हमने देखना बंद कर दिया है। ओके, तो अगर आप देखें इस कार्यक्रम का सार यही रहा कि अभी देखिए आईपी के आंकड़ों का बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट्स पे, लेकिन याद रखिए ट्रेडर्स के लिए 8700 बड़ा क्रिटिकल सपोर्ट है। इस सीरीज़ में 9000 को पार करना बहुत मुश्किल है। 87 के बाद 85 भी पॉसिबल है। लिक्विडिटी अपने पास रखें, अपॉर्चुनिटी शायद आपको इस बाजार में मिले, और बैंक्स और सीमेंट में थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करिए, और 22 तारीख तक रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है फ्रेश इन्वेस्टमेंट से पहले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।